हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। कुछ हादसे हमारी ज़िंदगी के ढांचे को बदलने की कितनी ताकत रखते हैं, इसका सही अंदाज़ा उनकी खबर पढ़ने सुनने वालों को कभी नहीं हो सकता। एक सुबह पापा अच्छे खासे ऑफिस गए और फिर उनका मृत शरीर ही वापस लौटा। सिर्फ 45 साल की उम्र में दिल के दौरे से हुई उनकी असामयिक मौत ने हम सबको बुरी तरह से हिला दिया। मेरी घर गृहस्थी की नाव अब कैसे पार लगेगी, इस सवाल से उपजी चिंता और डर के प्रभाव में माँ दिन रात आंसू बहाती। मैं हूं ना माँ, उनके आंसू पोंछकर मैं बार बार उनका हौसला बढ़ाती। पापा की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। विनोद मामा जी ने हमें आश्वासन दिया, मेरे होते हुए तुम लोगों को भविष्य की ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कल्पना ने बीकॉम कर लिया है, उसकी नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझसे 3 साल छोटे मेरे भाई राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर वादा किया, दीदी आप खुद को कभी अकेला मत समझना, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही मैं आपका सबसे मजबूत सहारा बन जाऊंगा। राहुल से 4 साल छोटी सिमरन के आंखों से आंसू तो ज्यादा नहीं बहे, पर वह सबसे ज्यादा उदास व भयभीत और असुरक्षित नजर आ रही थी। करण मेरा सहपाठी था, उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने मैं पिछले 3 सालों से देख रही थी। इस कठिन समय में उसने मेरा बहुत साथ दिया। कल्पना, तुम सबको बेटा बनकर दिखा दो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाएंगे, हमारा प्रेम शक्ति तुम्हारा शक्ति बनेगा। करण के ऐसे शब्दों ने इस कठिन समय का सामना करने की ताकत मेरे अंग अंग में भर दी थी। परिवर्तन जिंदगी का नियम है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिंदगी की चुनौतियों ने पापा की असामयिक मौत के सदमे से उबरने के लिए हम सभी को मजबूर कर दिया। मामा जी ने भाग दौड़ करके मेरी नौकरी लगवा दी। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया तो सब रिश्तेदारों व परिचितों ने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि हमारी बिगड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। मेरी बेटी का MBA करने का सपना अधूरा रह गया। तेरे पापा तुझे कितनी ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे और आज इतनी छोटी सी नौकरी करने जा रही है मेरी बेटी। पहले दिन मुझे घर से विदा करते हुए माँ अचानक फूट फूट कर रो पड़ी थी। माँ, MBA के मैं बाद में भी कर सकती हूँ, मुझे अभी राहुल और सिमरन के भविष्य को संभालना है। तुम यूं रो रो कर मेरा मनोबल न कम करो प्लीज। उनका माथा चूमकर मैं घर से बाहर आ गई, नहीं तो वह मेरे आंसुओं को देखकर और ज्यादा परेशान होती। करण और मैंने साथ साथ ग्रेजुएशन किया था। उसने MBA में प्रवेश लिया तो मैं बहुत खुश हुई। अपने प्रेम की सफलता में मैं अपने सफलता देख रही थी। मन के किसी कोने में उठी टीस को मैंने उदास सी मुस्कान होठों पर लाकर बहुत गहरा दफन कर दिया था। पापा के समय 20,000 रुपए हर महीने घर में आते थे। मेरी कमाई के 9,000 में घर का पूरा खर्च नहीं हो सकता था। फ्लैट की किस्त, राहुल व सिमरन की फीस, माँ की हमेशा बनी रहने वाली खांसी के इलाज का खर्च आर्थिक तंगी को और ज्यादा बढ़ाता। अगर बैंक से यूं ही हर महीने पैसे निकालते रहे तो कैसे कर पाऊंगी मैं दोनों बेटियों की इज्जत से शादियां। हमें अपने खर्चों में कटौती करनी ही पड़ेगी। माँ का रात दिन का ऐसा रोना अच्छा तो नहीं लगता, पर उनकी बात ठीक ही है। फल, दूध, कपड़े सबसे पहले खरीदने कम किए गए। मौज मस्ती के नाम पर कोई खर्चा नहीं होता। माँ ने काम वाली को हटा दिया। हॉस्टल में रह रहे राहुल का जेब खर्च कम हो गया। इन कटौतियों का एक असर यह हुआ कि घर का हर सदस्य अजीब से तनाव का शिकार बना रहने लगा। आपस में कड़वा तीखा बोलने की घटनाएं बढ़ गई।
कोई बदली परिस्थितियों के खिलाफ शिकायत करता तो माँ घंटों रोती रहती। मेरा मन कभी कभी बेहद उदास होकर निराशा का शिकार बन जाता। हिम्मत मत छोड़ो कल्पना, वक्त जरूर बदलेगा और मैं तुम्हारे पास न भी रहूं पर साथ तो हूं ना। तुम बेकार की टेंशन लेना छोड़ दो। करण का यूं समझाना कम से कम अस्थायी तौर पर तो मेरे अंदर जीने का नया जोश जरूर भर जाता। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मैं जी जान से जुटी रही और परिवर्तन का नियम एक एक कर मेरी आशाओं को चकनाचूर करता चला गया। बीटेक की डिग्री पाने के बाद राहुल को स्कॉलरशिप मिली और वह एमटेक करने के लिए विदेश चला गया। कल्पना दीदी, थोड़ा सा इंतजार और कर लो, बस फिर धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और मैं आप सबकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लूंगा। अपना करियर बेहतर बनाने का यह मौका मैं चूकना नहीं चाहता हूँ। राहुल की खुशी में खुश होते हुए मैंने उसे अमेरिका जाने की इजाजत दे दी थी। राहुल के इस फैसले से माँ की आंखों में चिंता के भाव और ज्यादा गहरे हो उठे। वह मेरी शादी फौरन करने की इच्छुक थी। उम्र के 25 साल पूरे कर चुकी बेटी को वह ससुराल भेजना चाहती थी। करण ने राहुल को पीठ पीछे काफी भला बुरा कहा था। उसे यहाँ अच्छी नौकरी मिल रही थी। वह लगन और मेहनत से काम करता तो आजकल अच्छी कंपनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती हैं। मुझे उसका स्वार्थीपन फूटी आंख नहीं भाया है। करण के तेज गुस्से को शांत करने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी थी। माँ कभी कभी कहती कि मैं शादी कर लूं, पर यह मुझे स्वीकार नहीं था। माँ, तुम बीमार रहती हो, सिमरन के कॉलेज की पढ़ाई अभी अधूरी है। यह सब कुछ भाग के भरोसे छोड़कर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। मेरी इस दलील ने माँ के मुंह पर तो ताला लगाया, पर उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को नहीं रोक पाई। एमबीए करने के बाद करण को जल्दी ही नौकरी मिल गई थी। उसने पहली नौकरी से 2 साल का अनुभव प्राप्त किया और इस अनुभव के बल पर उसे दूसरी नौकरी दिल्ली में मिली थी। अपने माता पिता का वह इकलौता बेटा था। उन्हें मैं पसंद थी, पर वह उसकी शादी अब फौरन करने की इच्छुक थे। मैं कैसे अभी शादी कर सकती हूँ? अभी मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है करण। मेरे ससुराल जाने पर अकेली माँ घर को संभाल नहीं पाएगी। बड़े दुखी मन से मैंने शादी करने से इनकार कर दिया था। कल्पना, कब होगी तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी? कब कहोगी तुम शादी के लिए हाँ? मेरा फैसला सुनकर करण नाराज हो उठा था। राहुल के वापस लौटने के बाद वह वापस नहीं लौटेगा। कोई भी इंजीनियर नहीं लौटता। करण ने मेरी बात को काट दिया। तुम्हारी माँ विदेश में जाकर बसने को तैयार होंगी नहीं। देखो, हम शादी कर लेते हैं। राहुल पर निर्भर रहकर तुम समझदारी नहीं दिखा रही हो। हम मिलकर तुम्हारी माँ व छोटी बहन की जिम्मेदारियां उठा लेंगे। शादी के बाद मुझे माँ और छोटी बहन को छोड़कर तुम्हारे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा और यह कदम मैं फिलहाल उठा नहीं सकती हूँ। मेरा भाई मुझे धोखा नहीं देगा। करण, तुम थोड़ा सा इंतजार और कर लो प्लीज। करण ने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने अपना फैसला नहीं बदला। माँ भी उसकी तरफ से बोली, पर मैं शादी करने को तैयार नहीं हुई। करण अकेला दिल्ली गया। मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ, पर इस कदम के साथ ही हमारे प्रेम के संबंध के टूटने का बीज पड़ गया था। वक्त ने यह भी साबित कर दिया कि राहुल के बारे में करण की राय सही थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने वहीं नौकरी कर ली। वह हमसे मिलने भी आया। एक बड़ी रकम भी माँ को देकर गया, पर मेरी जिम्मेदारियां
अपने कंधों पर लेने को वह तैयार नहीं हुआ। परिस्थिति ने मुझे ठोकर कठोर बना दिया था। मेरे आंसू न करण न देखे न राहुल ने। इनका सहारा छिन जाने से मैं खुद को कितनी अकेली और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। इसका एहसास मैंने इन दोनों को जरा भी नहीं होने दिया था। माँ दिन रात शादी के लिए शोर मचाती, पर मेरे अंदर शादी करने का सारा उत्साह मर गया था। कभी कोई रिश्ता मेरे लिए आ जाता तो माँ का शोर मचाना मेरे लिए सिरदर्द बन जाता। फिर रिश्ते आने बंद हो गए और हम माँ बेटी एक दूसरे से खिंची खिंची सी खामोश रहकर साथ साथ समय गुजारती। मैं 30 साल की हुई तब सिमरन ने कंप्यूटर कोर्स करके अच्छी नौकरी पा ली। शादी की सही उम्र तो उसी की थी। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो मैंने फौरन हाँ कर दी। राहुल ने उसकी शादी का सारा खर्च उठाया, वह खुद भी शामिल हुआ। माँ ने सिमरन को विदा करके बड़ी राहत महसूस की। राहुल ने जाने से पहले मुझे बता दिया कि वह अपनी एक सहयोगी लड़की से विवाह करना चाहता है। शादी की तारीख 3 महीने बाद की थी। उसने हम दोनों की टिकटें बुक करवा दी, पर मैं उसकी शादी में शामिल होने अमेरिका नहीं गई। माँ अकेली अमेरिका गई और कुछ सप्ताह बिताकर वापस लौटी। वह ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि बहू का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं रहा था। माँ, तुम और मैं एक दूसरे का ध्यान रखकर मजे से जिंदगी गुजारेंगे। तुम बेटे की खुदगर्जी के रात दिन चर्चा करके अपना और मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दो। अब मेरे समझाने पर एक रात माँ मुझसे लिपट कर खूब रोई, पर कमाल की बात यह है कि मेरी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका। अब रुपए पैसे की मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रही थी। मैंने माँ व अपनी सुविधा के लिए किस्तों पर कार भी ले ली। हम दोनों अच्छा खाते पहनते। मेरी शादी न होने के कारण माँ अपना दुख दर्द लोगों को यदा कदा अब भी सुना देती हैं। मैं सबको हंसते मुस्कुराती नजर आती, पर सिर्फ मैं ही जानती थी कि मेरी जिंदगी कितनी नीरस और उबाऊ होकर मशीनी अंदाज में आगे खिसक रही थी। कल्पना, तू किसी विदुर से, किसी तलाकशुदा आदमी से ही शादी कर लेना। मैं नहीं रहूंगी तब तेरी जिंदगी अकेले कैसे कटेगी। माँ ने एक रात आंखों में आंसू भरकर मुझसे पुराना सवाल फिर पूछा। जिंदगी हर हाल में कट ही जाती है माँ। मैं जब खुश और संतुष्ट हूँ तो तुम क्यों मेरी चिंता करके दुखी होती हो। अब स्वीकार कर लो कि तुम्हारी बेटी कुंवारी ही मरेगी। मैंने मुस्कुराते हुए उनका दुख दर्द हल्का करना चाहा था। तेरे पिता की असामयिक मौत ने मुझे विधवा बनाया और तुझे उनकी जिम्मेदारियां निभाने की यह सजा मिली कि तू बिना शादी किए ही विधवा सी जिंदगी जीने को मजबूर है। माँ फिर खूब रोई और मेरी आंखें उस रात भी सूनी रही थी। अपने भाई, छोटी बहन व पुराने प्रेमी की जिंदगियों में क्या घट रहा है, यह सब जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अतीत की बहुत बड़ी गली सड़ी यादें मेरे अंदर दबी जरूर पड़ी थी, पर उनके कारण मैं कभी दुखी नहीं होती थी। मेरी समस्या यह थी कि अपना वर्तमान नीरस व अर्थहीन लगता और भविष्य को लेकर मेरे मन में किसी तरह का आशा या उत्साह कतई नहीं बचा था। मैं सचमुच एक मशीन बनकर रह गई थी। जिंदगी में समय के साथ बदलाव आना तो अनिवार्य ही है। मेरी जिंदगी की गुणवत्ता भी वर्मा साहब के कारण बदली। वर्मा साहब ऑफिस में मेरे सीनियर थे। अपने काम में वह बेहद कुशल व स्वभाव के अच्छे थे। एक शाम बरसात के कारण मुझे अपनी चार्टर्ड बस छूट गई तो उन्होंने अपनी कार से मुझे घर तक की लिफ्ट दी थी। वह चाय पीने के लिए मेरे आग्रह पर घर के अंदर भी आए। माँ से उन्होंने ढेर सारे बातें की। हम माँ बेटी दोनों के दिलों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के बाद ही उन्होंने उस शाम विदा ली थी।
अगले सप्ताह ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम दोनों साथ साथ ऑफिस की इमारत से बाहर आए। जरा सी ना नुकुर के बाद मैं उनके साथ कार में घर लौटने को राजी हो गई। कॉफी पीकर घर चलेंगे, मुझसे पूछे बिना उन्होंने एक लोकप्रिय होटल के सामने कार रोक दी थी। हमने कॉफी के साथ साथ खूब खाया पिया भी। एक लंबे समय के बाद मैं खूब खुलकर हंसी बोली भी। उस रात मैं इस एहसास के साथ सोई कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मन बहुत खुश था और यह चाह बलवकी कि ऐसे अच्छे दिन मेरी जिंदगी में आते रहने चाहिए। मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। वर्मा साहब और मेरी उम्र में काफी अंतर था, इसके बावजूद मेरे लिए वह अच्छे साबित हो रहे थे। सप्ताह में एक दो बार हम जरूर छोटी मोटी खरीदारी के लिए या खाने पीने को घूमने जाते। वह मेरे घर पर भी आ जाते। माँ की उनसे अच्छी पटती थी। मैं खुद को उनकी कंपनी में काफी सुरक्षित व प्रसन्न पाती थी। मेरे भीतर जीने का उत्साह फिर पैदा करने में वह पूरी तरह से सफल रहे थे। फिर एक शाम सब कुछ गड़बड़ हो गया। वह पहली बार मुझे अपने फ्लैट में उस शाम लेकर गए जब उनकी पत्नी दोनों बच्चों समेत मायके गई हुई थी। उन्हें ताला खोलते देखकर मैं हैरान तो हुई थी, पर खतरे वाली कोई बात नहीं हुई। उनकी नीयत खराब है, इसका एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था। फ्लैट के अंदर उन्होंने मेरे साथ अचानक जोर जबरदस्ती करनी शुरू की तो मुझे जोर का सदमा लगा। मैंने शोर मचाने की धमकी दी तो वह गुस्से से बिफर कर गुर्राए। इतने दिनों से मेरे पैसों पर ऐश कर रही हो तो अब सती सावित्री बनने का नाटक क्यों करती हो? कोई मैं पागल बेवकूफ हूँ जो तुम पर यूं ही खर्चा कर रहा था? उनसे निपटना मेरे लिए कठिन नहीं था, पर अकेली घर पहुंचने तक मैं ऑटो रिक्शा में लगातार आंसू बहाती रही। घर पहुंचकर भी मेरा आंसू बहाना जारी रहा। माँ ने बार बार मुझसे रोने का कारण पूछा, पर मैं उन्हें क्या बताती। रात को मुझे नींद नहीं आई। रह रह कर वर्मा साहब का डायलॉग कानों में गूंजता, अब सती सावित्री बनने का नाटक क्यों करती हो? कोई मैं पागल बेवकूफ हूँ जो तुम पर यूं ही खर्चा कर रहा था। यह सच है कि उनके साथ मेरा वक्त बड़ा अच्छा गुजरा था। अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव से मैं बहुत खुश थी, पर अब अजीब सी शर्मिंदगी व अपमान के भाव ने मन में पैदा होकर सारा स्वाद किरकिरा कर दिया था। रात भर में तकिए अपने आंसुओं से भिगोती रही। अगले दिन रविवार होने के कारण मैं देर तक सोई। जब आंखें खुली तो उम्मीद के खिलाफ मैंने खुद को सहज व हल्का पाया। मन ने इस स्थिति का विश्लेषण किया तो जल्दी ही कारण भी समझ में आ गया। नींद आने से पहले मेरे मन ने निर्णय लिया था, मैं अब खुश रहकर जीना चाहती हूँ और जीऊंगी भी। यह नेक काम मैं अब अपने बलबूते पर करूंगी। किसी वर्मा साहब, राहुल या करण पर निर्भर नहीं रहना मुझे। परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर अपनी जिम्मेदारियों को बोझ तले दबकर मेरी जीवन धारा अवरुद्ध हो गई थी, पर अब ऐसी स्थिति फिर नहीं बनेगी। मेरी जिंदगी मुझे जीने के लिए मिली है। दूसरों की जिंदगी संवारने के चक्कर में अपनी जिंदगी को जीना भूल जाना मेरी भूल थी। वर्मा साहब मेरी जिस नासमझी के कारण गलतफहमी का शिकार हुए हैं, उसे मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। जिंदगी का गहराई से आनंद लेने से मुझे अब न अतीत की यादें रोक पाएंगी न भविष्य की चिंताएं। अपने अंतर मन में इन्हीं विचारों को गहराई से प्रवेश दिलाकर मैं नींद के आगोश में पहुंची थी। अपनी भाव दशा में आए सुखद बदलाव का कारण मैं इन्हीं सकारात्मक विचारों को मान रही थी। कुछ दिन बाद मेरे एक दूसरे सहयोगी राकेश ने मुझसे किसी बात पर शर्त लगाने की कोशिश की। मैं जानबूझकर वह शर्त हारी और उसे बढ़िया होटल में डिनर करवाया। इसके 2 दिन बाद मैं श्रीवास्तव और उसकी पत्नी के साथ फिल्म देखने गई। अपने इन दोनों सहयोगियों के टिकट मैंने ही खरीदे थे। पड़ोस में रहने वाले यादव साहब
मुझे मार्केट में अचानक मिले तो उन्हें साथ साथ कुल्फी खाने की दावत मैंने ही दी थी और जिद करके पैसे भी मैंने ही दिए। मैंने अपनी रुकी हुई जीवन धारा को फिर से गतिमान करने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए थे। वर्मा साहब की तरह मैं किसी दूसरे पुरुष को गलतफहमी का शिकार नहीं बनने देना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी जिंदगी में हंसी खुशी की बहार लौट आई थी। अपनों से मिले जख्मों को मैंने भुला दिया था। उदासी और निराशा का कवच टूट चुका था। हंसते मुस्कुराते और यात्रा का आनंद लेते हुए मैं जिंदगी की राह पर आगे बढ़ चली थी। मेरी जिंदगी भर साथ निभाने को कभी कोई हमराही मिल गया तो ठीक, नहीं तो उसके इंतजार में रुककर अपने अंदर शिकायत या कड़वाहट पैदा करने की फुर्सत मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।